भारत और भारत के 5 राज्यों में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर और असम में चुनाव संपन्न हुए और अब बारी है 10 मार्च की, यानी कि मतगणना के बाद जब परिणाम आएंगे। जाहिर सी बात है कि प्रत्याशियों को जो काम करना था उन्होंने कर दिया। राजनीतिक दलों को जो भी वादे करने थे, आरोप प्रत्यारोप का दौर सब कुछ चला, लेकिन अब जनता को किस तरीके से अब अपना नेता मिलेगा और वो नेता जिसे जनता बेसब्री से इंतजार कर रही थी। तो अब 10 मार्च को लेकर के क्या कुछ लोगों में कौतूहल है और इस बीच ईवीएम को लेकर के तमाम सारे सवाल खड़े हुए। ऐसे कुछ सवालों के जवाब आज हम आए हुए मेहमानों से जानेंगे और समझेंगे। बिना कुछ देर के हुए आए हुए मेहमानों से अपने दर्शकों का तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ अशोक पांडे जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी। अशोक जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। दीपक मिश्रा जी हैं, प्रवक्ता पीएसपीएल। दीपक जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। आरिफ महमूद जी हैं, प्रवक्ता आरएलडी। आरिफ जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। और रुद्र प्रताप दुबे जी भी हमारे साथ बने हुए हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। रुद्र जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं सबसे पहले सवालों और जवाबों के सिलसिले को आगे बढ़ाऊं। मैं आज चाहूंगा कि एक मैं सार्थक बहस करूं ताकि कुछ चीजें निकल करके आए और ऐसी चीजें जो वाकई में कहीं ना कहीं लोगों के हित में, लोग उसको जाने समझे। क्योंकि हमारे पास ये बात मैं किस लिए कह रहा हूं समझिए, एक बड़ा पैनल है, एक बहुत प्रबुद्ध वर्ग से जुड़ा हुआ हमारे साथ पैनल है। मैं सबसे पहले रुद्र प्रताप जी आपके पास आऊंगा। मैं इसीलिए किसी राजनीतिक दलों के पास नहीं गया। 10 मार्च का दिन है, लोगों में बड़ा जबरदस्त कौतूहल है। प्रत्याशियों को जो अपना काम करना था उन्होंने कर दिया और अब जनता को किस तरीके से देखना होगा कि जनता किसे सत्ता के सिंहासन पर बैठाती है और वही जनता किस तरीके से उसने एक मौका दिया। सबसे पहले मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा। आलोक जी, मुझे लगता है कि 2 मसले ऐसे रहे जिसपे ये चुनाव क्रांतिकारी हुआ। पहली बात डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रचार। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रचार करने के बावजूद अगर हम कमोवेश उन्हीं आंकड़ों को छू रहे हैं, वोटिंग परसेंटेज की बात मैं कर रहा हूं, जो 2017 के थे, तो वो जो 20 साल या 15 साल की बहस थी कि चुनावों को कैसे सस्ता किया जा सकता है, उसके करीब हम कम से कम पहुंच गए। दूसरी बात है महिलाओं का स्वतंत्र रूप से वोटिंग करना और भारी तादाद में वोटिंग करना। आप विधानसभा वार देखिए, जिलेवार देखिए, महिलाओं का परसेंटेज ज्यादा है। अमूमन जो महिलाएं 2012 तक के ट्रेंड को अगर मैं देखूं तो मुखिया के कहने पे वोट करती थी, पुरुष के कहने पे वोट करती थी, वो 2022 में आके स्वतंत्र हो गई हैं। चूंकि लाइन में लगा, सेफोलॉजिस्ट के तौर पे काम किया इस चुनाव में, तो बेहतर समझता हूं उन्होंने एक मुश्त होकर वोट किया, अपनी सोच पे वोट किया। इन 2 वजहों से मुझे लगता है ये बहुत परिवर्तन और क्रांतिकारी का चुनाव रहा है। और आलोक जी, तीसरी बात कि कल अखिलेश जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आक्रामक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, करना भी चाहिए। आप अगर आपने वोट पाया है तो उसकी निगरानी करने की आपकी जिम्मेदारी है, आप कर भी लें। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कल जब 10 तारीख को रिजल्ट आएगा तो ये आक्रामकता खत्म हो जानी चाहिए, इस पक्ष की भी उस पक्ष की। स्नेह का वातावरण होना चाहिए, उत्तर प्रदेश में विकास होना चाहिए। बिल्कुल, बात विकास की घूम फिर के होनी चाहिए, ये बात मैं लगातार बार बार कहता हूं। अशोक पांडे जी, एक बार फिर से आपका स्वागत करना चाहूंगा। और एग्जिट पोल्स के जिस तरीके से जब नतीजे आए हैं और लगातार उससे बीजेपी की बाछें खिली हुई हैं, तो पहली टिप्पणी जरा चाहूंगा आपसे। देखिए, मूल बात यह है कि एग्जिट पोल परिणाम तो होता नहीं, ये अलग बात है कि एग्जिट पोल जब आता है तो कहीं न कहीं सत्य के करीब भी है। और मेरा ये मानना है कि लगभग सभी चैनलों का एग्जिट पोल इस पक्ष में है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश से फिर से बन रही है। भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला है। निश्चित तौर पे हमें ये लगता है कि हमने जो 5 साल जनता के बीच में काम किया, कोरोना संक्रमण काल में सेवा की, जिस तरह से अन्न हम लोगों को मुहैया कराए, वैक्सीनेशन कराया, बिजली दिया, निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जी आरिफ जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। सबसे बड़ी बात है कि मतदान का जो हाँ आप अपनी बात रखिए। जी अशोक जी, जो प्रतिशत है उसे बढ़ना चाहिए। बार बार चैनलों के माध्यम से हम लोग भी जनता से कहते रहे कि मतदान आपका अधिकार है, आपके मतदान से सशक्त स्थिर सरकार बनती है। जनता को मतदान में हिस्सा लेना चाहिए। महिलाओं ने हिस्सा लिया, लोगों ने हिस्सा लिया, लेकिन जो परसेंटेज है मुझे लगता है कम से कम सराहनीय परसेंटेज तो नहीं है। जी चलिए, फिलहाल अगर आपने जिस तरीके से जागरूकता की बात की, तो आप एक राजनीतिक दल पर के तौर पर जिस तरीके से आपने जागरूकता की, हमने भी
मीडिया के तौर पर अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया और कई ऐसे कैंप चलाए, लोगों को जागरूक किया और कहा भी, जब हम डिबेट भी करते हैं उस वक्त भी बीच बीच में कहते हैं कि अगर आपके इलाके में अगर वोटिंग हो रही है तो आप वोट जरूर करिए, क्योंकि आपका एक वोट करता है कई बुराइयों पर चोट। और वोटिंग का परसेंटेज भी लगातार धीरे धीरे कहीं ना कहीं बढ़ा है कि प्रथम चरण द्वितीय चरण की बात करें। आरिफ जी, जिस तरीके से लगातार अभी अशोक जी ने साफ तौर पर कहा कि भाई जो एग्जिट पोल आए हैं उनमें बीजेपी जीत रही है और हमारे काम को जनता ने सराहा है, तो सीधे तौर पर ये तो इसका मतलब ये हुआ कि काम की सराहना जनता ने इनाम दिया जीत का। आलोक जी, आप अशोक जी से ये पूछिए किस चीज का जनता इनको इनाम देगी? कौन सा ऐसा इन्होंने 5 साल में काम किया है जो इनाम के लायक इन्होंने कोई काम किया है? आप महिलाओं की बात कर रहे हैं कि महिलाओं के अंदर जागरूकता आई, ज़रूर जागरूकता आई महिलाओं के अंदर, मगर महिलाओं के अंदर जागरूकता किस चीज़ की आई? इस चीज़ की आई कि आपने उन्हीं महिलाओं के बेटों को जो नौकरी के लिए तलाश रहे थे उनको आपने लाठियां भांजी, उनको लाठियों से मारा, आपने उनको आपने कहीं का नहीं रखा। कुछ तो नौजवान ऐसे थे जो अब बेचारे 5 साल के बाद ओवर एज हो जाएंगे, जिनको नौकरियां नहीं मिलेगी। आप ये बताइए, आप उनके बेटों को आप मार रहे हैं। जो 21% नौजवान उत्तर प्रदेश के अंदर आपकी लाठियां खा चुका है, नौकरी के लिए दर दर की ठोकर खा चुका है, वो उनकी माएँ जो हैं, उन बेटों की माएँ जिनको आप मार रहे हैं, उनकी माएँ आपके पक्ष में मतदान करेंगी? जो आप कह रहे हैं कि महिलाओं के अंदर जागरूकता हुई है, ये झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने सिर्फ मैनेज कर रखा है एग्जिट पोल के लोगों को। मैंने कल देखा। आरिफ जी, बड़ी बात ये कि झूठ और सच का फैसला हम और आप थोड़ी ना करेंगे, वो तो जनता करेगी ना। नहीं, हम आपकी बात बिल्कुल मान रहे हैं। कल रिजल्ट सामने आ जाएगा, सारी सच्चाई झूठाई इनकी सामने आ जाएगी। जो एग्जिट पोल की आप बात कर रहे हैं, एग्जिट पोल्स पर मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि जो 4 PM के रिपोर्टर ने जो आरोप लगाया कि 20-2200 करोड़ रुपए में आपने मैनेज कर लिया एग्जिट पोल को, उसके बारे में आप क्या कह रहे हैं? ये रिपोर्टर ही कह रहा है, कोई पार्टी नहीं कह रही कि आपने उनको मैनेज कर रखा है। तो वो आपकी ही तो संख्या दिखाएंगे कि बीजेपी। अच्छा, आप ये बताइए, ये कह रहे हैं कि 240 से 245 और 307 के करीब हमारी आ रही है। एक तो सर्वे रिपोर्ट ये भी बता रहे हैं कि 307 के करीब आ रहे हैं, कोई 342 बता रहे हैं। मैं इनसे ये पूछना चाह रहा हूं कि वोट देते वक्त क्या इस देश के किसान, उत्तर प्रदेश के जो किसान 1 साल धरने पे बैठे तो उन्होंने नहीं सोचा होगा ये डेंट इनकी पार्टी में इतना बड़ा नहीं है? किसकी पार्टी में क्या है, मेरा ये मुद्दा नहीं है कि किसने किसको मैनेज किया है, ये मेरा सवाल नहीं है, ना ही मैं इस तरीके के जवाब की उम्मीद करूंगा। मैं चाहता हूं निष्पक्ष रूप से सार्थक चीजें निकल करके आए। दीपक मिश्रा जी के पास आऊंगा। दीपक मिश्रा जी, आपने रुद्र जी की भी बात सुनी, अशोक जी की भी बात सुनी, आरिफ जी की भी बात सुनी, कुछ मेहमान अभी से हमारे साथ अभिषेक राज जी भी जुड़ेंगे, मैं उनको भी मौका दूंगा। दीपक जी, लगातार अब 10 तारीख का दिन है, लोगों की फैसले की घड़ी का है, अब फैसले का इंतजार है, या यूं कहें कि काउंटडाउन शुरू हो चुका है। लेकिन इस बीच ईवीएम को लेकर के कुछ ऐसे सवाल खड़े हुए जो वाकई में अपने आप कहीं ना कहीं लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। आपके कई, मैंने राष्ट्रवाद को लेकर के लेख भी आपके पढ़े, मैंने में आपकी टिप्पणी चाहूंगा। देखिए, इस तरह की बातों के उठने से राष्ट्र मन का दुखी होना स्वाभाविक है। चुनाव आह्लादित वातावरण में नहीं हुआ, चुनाव एक तंज से शुरू हुआ था और एक विखंडन के साथ समाप्त हुआ। अब जहाँ तक चुनाव की बात है, परिणामों की बात है, तो मुझे हमारे एक दोस्त बहुत अच्छे शायर थे, उनकी पंक्तियाँ याद आ रही हैं कि आज हैं कल नहीं होंगे, ये साजिशों के कमल नहीं होंगे। किस बात के विकास की बात आप कर रहे हैं? 28,558 रुपए उत्तर प्रदेश के हर नागरिक पे कर्ज है। कर्ज का बढ़ना विकास है? अगर यह विकास है तो विनाश किसे कहते हैं? 7 लाख करोड़ रुपए का कर्ज पूरे उत्तर प्रदेश पर है। प्रति व्यक्ति आय भारत और उत्तर प्रदेश के बीच में 90,000 रुपए का अंतर है। यह विकास है? दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने झूठ जिस तरीके से प्रक्षेपित किया है, सच को जिस तरीके से मर्माहत किया है, और यह चुनाव, उत्तर प्रदेश का यह चुनाव भारतीय जनता पार्टी बनाम भारतीय जनता हुआ है। अब आप तो पता ही है कि जनता जिसके विरुद्ध होती है उसका पराजय तय होता है। जनमत भाजपा के खिलाफ है। अब ठीक है, इसके लिए अब पूरी की पूरी केंद्रीय कैबिनेट, पूरी की पूरी ताकत झोंक दी गई। और जहां तक ये एग्जिट पोल्स की बात है, ये एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल नहीं है जी। उत्तर प्रदेश, बस एक बात और कह दूं, उत्तर प्रदेश दुनिया का सबसे बड़ा सूबा है। मैं सूबे की बात कर रहा हूं आबादी के हिसाब से। 15 करोड़ से ज्यादा मतदाता थे। कोई भी एग्जिट पोल हो वह 5 करोड़, 6 करोड़, 10 करोड़ से ज्यादा तो नहीं ना होगा। कैसे इसको रेखांकित करेगा?
इसलिए मेरा मानना है कि हम लोग को इंतजार करना चाहिए और जो भी मैंडेट आए उसका स्वागत करना चाहिए। जय पराजय अपनी जगह, लेकिन भाजपा ने चुनाव के जो आत्मा होती है उसको कुंठित और उस पर प्रहार किया है। जिस पर प्रहार किया। अशोक पांडे जी, आपने सुना किस तरीके से जो दीपक मिश्रा जी ने कहा, और दीपक मिश्रा जी के बारे में मैं बता दूं अशोक जी, लेखक मंडेला सम्मान प्राप्त प्रसपा के मुख्य प्रवक्ता हैं और बौद्धिक सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, जिन्होंने तमाम सारी चीजों का जिक्र किया होगा। मैं जो भी सवाल उन्होंने उठाए हैं बहुत ही, मैं इनका जवाब आपसे चाहूंगा। देखिए, आपको बता दें कि निश्चित तौर पे वो विपक्ष के नेता है तो विपक्ष की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर जब कोरोना संक्रमण काल था, उस दौर में प्रवासी मजदूरों को महाराष्ट्र की सरकार ने, दिल्ली की सरकार ने बॉर्डर पर ला के छोड़ दिया था असहाय। तो हमारी योगी जी की सरकार ने बसों को भेज के उन्हें लाया और उनको गांव में स्कूलों में ले जाके क्वारंटाइन कराया, दवा की व्यवस्था कराई और अब पैसे की व्यवस्था कराई। कोरोना संक्रमण काल भर हमने लोगों को, गरीब लोगों को अन्न देने का काम किया। हमने जिस थाली को बजाया उसे वैक्सीन परोसा, उसी में अखिलेश यादव हल्ला मचाने लगे। जनता को जो सही करने का समय था तो अखिलेश यादव ट्वीट करके चीट करने का काम कर रहे थे। कह रहे बाप रे बाप, भाजपा की वैक्सीन हम नहीं लगवाएंगे। उनका कहना उनके पिताजी ने नहीं माना और वैक्सीन लगवा ली। उत्तर प्रदेश की जनता ने सबसे ज्यादा वैक्सीन लगवाया। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से कानून व्यवस्था की स्थिति थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही, योगी जी की सरकार आते ही जिस तरह से अतीत मुख्तार जैसे अपराधियों पर अंकुश लगाया गया, आपने देखा, ये जग जाहिर है। आपने तमाम ऐसे मुद्दे उठाए जिसमें कानून व्यवस्था जैसे तमाम सारे ऐसे मुद्दे शामिल थे जिनको लेकर के आपका साफ तौर पर कहना है कि जनता कि हम तमाम उपलब्धियों या यूं कहें कि कसौटियों पर खरे उतरे हैं और एग्जिट पोल के जो नतीजे आए वो कुछ ऐसी ही तस्दीक बयां कर रहे हैं। अभिषेक राज जी भी हमारे साथ जुड़ गए, प्रवक्ता कांग्रेस। अभिषेक जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। आपने राजनीतिक दलों की बात सुनी होगी। सवाल ये कि जिस तरीके से एग्जिट पोल को लेकर के जो नतीजे आए हैं सामने, फिलहाल बीजेपी की जीत, और बीजेपी के जब प्रवक्ता महोदय से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमारे काम को जनता ने ये दिया, ये काम का इनाम है ये, और काम भी सारे गिनाए, चाहे वो कानून व्यवस्था को लेकर के हो, चाहे वो बेरोजगारी को लेकर के हो, और भी तमाम सारे मुद्दों को, चाहे वो किसानों की आय को दुगना करने को लेकर के हो। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय भी तमाम अपनी उपलब्धियां गिनाने की कोशिश कर रहे थे, अगर ये बातें सच होती तो पिछले 1.5-2 वर्षों से जो शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ, उसके जो युवा जो थे प्रतियोगी, वो आखिर क्यों मुख्यमंत्री जी के घर के बाहर धरने पे बैठे थे? क्यों युवाओं के ऊपर अभी इलाहाबाद में लाठियां चलाई गई? क्यों लखनऊ में निरंतर इको गार्डन में सालों से युवा बैठे हुए हैं और नौकरी की मांग कर रहे हैं, उनका हाल हवाला लेने भी कोई नहीं चाहता है? आखिर अगर सब कुछ ठीक है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सब कुछ डिलीवर किया है, तो ये परिस्थितियां क्यों उत्पन्न हुई? आखिर क्यों किसान आंदोलन इतने वक्त तक चला और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम किसान भाई उस आंदोलन में जाकर बैठे और अपना काम घर बार सब छोड़ कर बैठे, और सरकार ने गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाते हुए उनके ऊपर दोषारोपण किया, खालिस्तानी बोला, आतंकवादी बोला। अच्छा अभिषेक जी, सरकार ने अगर गैर जिम्मेदाराना रवैया, तो उसका कांग्रेस ने कितना फायदा उठाया? किस तरीके से प्रियंका गांधी भी आई, वहां पर हाथरस मामले को प्रमुखता से उठाया, मदद भी की, मुजफ्फरनगर मामले, ऐसे कई मामले, सहारनपुर का मामला हो, उसका फिर आप लोगों ने फायदा लिया कि नहीं? देखिए, हर दल यहाँ राजनीति कर रहा है और राजनीति जनता की सेवा करने का एक माध्यम है। कांग्रेस पार्टी की हमारी नेता श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने पिछले 3 वर्षों से, चाहे वो हाथरस का मुद्दा हो, उन्नाव का मुद्दा हो, हाथरस का मुद्दा हो, रॉबर्ट्सगंज का मुद्दा, निरंतर उन मुद्दों को उठाया। लखीमपुर खीरी में जब किसानों को कुचला गया गृह मंत्री के लड़के द्वारा, तो भी कांग्रेस पार्टी बढ़ चढ़ कर आ गई। विपक्षी दलों का काम होता है कि अगर सरकारी कार्रवाई ना करे और प्रदेश की जनता के साथ बेईमानी की जा रही हो तो उनकी आवाज उठाना, वो हमने बिल्कुल, आप लोगों ने एक विपक्ष के तौर पर अपनी स्वस्थ भूमिका निभाई और उन मुद्दों को भी उठाया।
आज हम जिन मुद्दों को लेकर के बात कर रहे हैं वो मुद्दे शायद हम लगातार डिबेट में ऐसे उठाते रहे हैं, चाहे वो किसानों की बात हो, चाहे वो बेरोजगारों की बात हो, युवाओं की बात हो, चाहे वो पुलिस भर्ती की बात हो, चाहे वो बीएड की बात हो, आशा कार्यकर्ताओं की बात हो। मैं अब थोड़ा सा आगे की बात करता हूं, क्योंकि अब लोगों में 10 मार्च को लेकर के जब मतगणना होगी, लोगों में एक कौतूहल है कि किस तरीके से सबसे पहले सबसे सटीक परिणाम किस तरीके से आएंगे, हम कौन सा चैनल ट्यून करें। तो अपने दर्शकों को बता दें कि लगातार सत्य और तथ्य के साथ हम पूरी खबरों को दिखाने के लिए पूरी तरीके से अपनी प्रतिबद्धता जाहिर कर रहे हैं। और जब हम प्रतिबद्धता की बात करते हैं रुद्र प्रताप जी, अब अगर बात करें तो पोस्टल बैलेट को गिनाने के लिए लेकर जिस तरीके से पहले ये नतीजे प्रभावित कर सकते हैं, इसको लेकर के लोगों में बड़ा कौतूहल और लोगों में एक जागरूकता भी है। बिल्कुल आलोक जी, और नतीजे तो एक वोट भी प्रभावित कर सकता है। हाँ, ये जरूरत है कि एक मुश्त अगर हम देखें तो पोस्टल बैलेट निर्णायक भूमिका में होते हैं, और जहां पर मतदान का अंतर, मत जीत का अंतर 3 से 5 हजार है या और सिमट रहा है, वहां पर पोस्टल बैलेट बहुत निर्णायक की भूमिका अदा करते हैं। मुझे लग रहा था मुख्य विपक्षी दल जिस तरह ईवीएम पे बात कर रहा है उस तरह पोस्टल बैलेट पे भी बात करेगा, लेकिन उसने नहीं किया। चलिए, वो उसकी प्राथमिकताओं में नहीं रहा होगा, लेकिन पोस्टल बैलेट भी इस बार निर्णायक भूमिका में आने वाला है। जिस तरह पेंशन का मुद्दा उठा, जिस तरह सरकारी अधिकारियों ने कहा कि थोड़ी सी नाराजगी है, चाहे वो अध्यापकों के मन में हो, अनुदेशकों के मन में हो, तमाम ऐसे वर्ग थे जो थोड़े से नाराज दिखाई पड़ रहे थे। तो पोस्टल बैलेट में क्या वो नाराजगी दिख पा रही है कि नहीं, ये भी इंटरेस्टिंग होगा कल के परिणाम में देखना। जी, तो जरा प्राथमिकता की आपने बात की, मैं अशोक जी आपके पास आ रहा हूं। अशोक जी, पोस्टल बैलेट की आप लोगों ने बात नहीं की, जैसा कि रुद्र जी ने भी कहा कि तो फिर अपनी प्राथमिकता क्या है, जरा वो भी बता दीजिए दर्शकों को। देखिए, मूल बात यह है, हमने 5 सालों में हमारे लिए अंतिम आदमी ही प्राथमिकता में था। जो गरीब आदमी था, गरीब के उत्थान के लिए हमने हर योजना बनाई, चाहे सरकारी कर्मचारी हो, मध्यम वर्गीय हो, गरीब आदमी। उत्तर प्रदेश में हमने जो भी योजनाएं लाई, चाहे हमने अन्न दिया, हमने हिंदू मुसलमान सिख पठान नहीं देखा, अगड़ा पिछड़ा नहीं देखा, हमने गरीबों को मकान दिया, अगड़ा पिछड़ा नहीं देखा, हमने खाली गरीब देखा। उज्ज्वला योजना दी वो लोगों को, हमने जिस तरह से गलियां मोहल्ले चौबारों को ठीक कराया है, हमने हमारे निगाह में उत्तर प्रदेश का वह अंतिम आदमी था जो विकास की दौड़ में समझ गया। आपका कहने का तात्पर्य यही है कि अंत्योदय तक जो है उसको पूरा विकास होना चाहिए। एक सवाल का बहुत अहम जवाब दीजिएगा, क्योंकि आम जन से जुड़ा हुआ। अशोक जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। आपने कहा, अशोक जी मेरे सवाल सुनिए, फिर मैं आप ही के पास आ रहा हूं। आपने कहा मैंने हर वर्ग को लाभ पहुंचाने की कोशिश की है, उनके लिए तमाम सारी योजनाएं शुरू की हैं। तो मेरा सवाल आपसे यह है, योजनाएं तो हर विभाग की बात करें, दलितों को लेकर के, चाहे गरीबों पिछड़ों के लिए तमाम सारी हजारों योजनाएं हैं, लेकिन उन योजनाओं का लाभ क्या उन तक पहुंच पा रहा है, इसके लिए क्या कुछ कोशिश करी या कुछ मॉनिटरिंग सेल बनाई है? जी बिल्कुल पारदर्शिता के आधार पर अंतिम आदमी तक पहुंचने का काम हुआ है। लाभार्थियों से वार्ता हुई है, लाभार्थियों की सूची बनी है, उन्हीं लाभार्थियों ने लोगों का वोट मैंने बिगाड़ा है। आज भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बन रही है वो लाभार्थी बंधुओं के चलते ही बन रही है, क्योंकि हमने चुनाव को ध्यान में न रख के अंतिम आदमी के विकास को ध्यान में रखा था। अच्छा, तो फिर लगे तो फिर इस सवाल का भी जवाब दे दीजिए, जो ईवीएम को लेकर के जो सामने चीजें आ रही हैं वो फिर क्या है? देखिए, चुनाव आयोग ने एक बार ईवीएम के लिए सारे दलों के लोगों को बुलाया था। अच्छा। और कहा था अपने विशेषज्ञ लेके आइए और जांच कर लीजिए कैसे, लेकिन कोई नहीं आया जी। उसके बाद जहां ये जीतते हैं अच्छा। वहां ईवीएम मशीन सही रहती है। हाँ। जहां हम जीतते हैं वहां ईवीएम से छेड़छाड़ हो जाता है। आपने मेरा सर सवाल ही नहीं सुना ठीक से। मैंने ईवीएम की गड़बड़ी को लेकर के सवाल ही नहीं उठाया। मैंने तो गड़बड़ी को लेकर के आपसे कोई सवाल ही नहीं किया। मैं इस सवाल का जवाब जरा दीपक जी से चाहूंगा। दीपक जी, मैंने ईवीएम की गड़बड़ी को लेकर सवाल नहीं है, यहां तो पूरी मशीन उठा के ले जाई जा रही है और कहा यह जा रहा है कि यह प्रशिक्षण के लिए ले जाई जा रही थी। सवाल यह है कि प्रशिक्षण के लिए उसके भी कुछ रूल रेगुलेशन है, कुछ नियम कानून है कि किस तरीके से पार्टी का प्रत्याशी भी होना चाहिए और सुरक्षा की दृष्टि से भी किस तरीके से वहां पर होना चाहिए, सुरक्षा बल भी होना चाहिए, लेकिन नियमों कानूनों का साफ तौर पर उल्लंघन हुआ। इस पर मैं जरा स्वस्थ टिप्पणी चाहूंगा। देखिए, इस प्रकरण पर हाँ सरकार के जिम्मेदार लोगों का जिम्मेदारी पूर्वक चुप रहना इस बात का संकेतक है कि कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है।
एडीएम को सस्पेंड करके आप अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। और जहां तक हमारे आदरणीय पांडे जी कह रहे थे कि हमने अंत्योदय की बात की, अंत्योदय तो दीनदयाल जी के साथ समाप्त हुआ। उनका एकात्म मानव दर्शन को इन लोगों ने एक मानव दर्शन में बदल दिया, मोदी नाम केवलम। ये एक्सफोम की रिपोर्ट है, फेम की रिपोर्ट है, ये हमारी रिपोर्ट नहीं है। 84% लोगों की आमदनी कोरोना काल के दौरान बढ़ी है। अरबपतियों की संख्या भले ही हम जापान से होके अब भारत, अमेरिका और चीन के बाद नंबर 3 पर आ गए हो, लेकिन 84% कम नहीं होते मान्यवर। ये तो आईना इनको दिखा रहा है। आज अगर अडम गौड़वी साहब जिंदा होते, इनकी सरकार को देखते, तो यह लिखते कि 100 में 84 आदमी, उनके ज़माने में 70 था, ये 84 हो गया। 100 में 84 आदमी फिलहाल जमनासाद हैं। जिस शहर में मुंतजिम अंधे हो जलवा गाह के, उस शहर में रोशनी की बात बेबुनियाद है। अरबपतियों की बढ़ती संख्या को आप भारत का विकास कैसे कह सकते हैं? करोड़पतियों में हजारों की तादाद बढ़ गई, यही क्या विकास है? आप हम लोग जहां बैठकर डिबेट कर रहे हैं, जिसके 1 किलोमीटर के अंदर में मुख्यमंत्री जी का भी आवास है, बंसल जी का भी आवास है, और हमें लगता है कि भाजपा कार्यालय भी है जी। वहां से 200 मीटर पे एक पुल है, और पुल के नीचे फुटपाथ पे लोग सोते हुए नजर आते हैं। कभी 10:30-11 बजे रात को आप कैमरा ले चलिए, पांडे जी को भी ले चलिए, और उसके बाद मैं पांडे जी से पूछूंगा, नजर मिलाकर दिल पे हाथ रख कर बोले। देखता हूं, मन बहुत दिल पे हाथ रख के नजर मिला के बोल दे। दीनदयाल जी का ही सपना साकार होता है, चाय वाला हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री। अरे मानिए, और चाय वाला प्रधानमंत्री बनने से दीनदयाल जी का सपना कैसे होता? आप जो करोड़ों चाय वाले भूखों मर रहे हैं, उनकी बात क्यों नहीं करते? अंतिम आदमी करोड़ों चाय वाले जो भूखे मर रहे हैं, 31 नौजवान प्रतिदिन आत्महत्या कर रहा है। एनसीआरबी की रिपोर्ट ये बता रही है 29 स्वरोजगार करने वाले लोग कर्ज नहीं दे पा रहे हैं। अभी एक हमारे किसान ने अपनी बेटी की शादी न करने के नाते और कर्ज अदा न करने के नाते आत्महत्या कर लिया। मान्यवर दीनदयाल जी तो लिखा करते थे कि मुल्क में एक भी भिखारी है तो मुल्क को अपने आप को शर्मिंदा होना चाहिए। कहते थे पूरा समाज हमारा परिवार है। अरे तो मानो, हम तो कहते ही पूरा समाज हमारा परिवार है। आप तो कहते हो खाली संघ ही परिवार हमारा परिवार है, बाकी तो देश के दुश्मन है, राष्ट्रद्रोही है। मान्यवर, आप तो कहते हो कि जो संघ कार्यालय नहीं आया वो हिंदू ही नहीं हो सकता। कहती है परिवार ही हमारा समाज। और मान्यवर, इनके इतिहास में जिन्ना है, औरंगजेब है, किसके परिवार में क्या है? लेकिन ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा, ठीक है लोग हैं, अशोक जी आऊंगा। लेकिन जिस परिवारवाद की बात चल रही, आरिफ मोहम्मद जी, लगता है कि लगातार परिवारवाद वाले मुद्दे को लेकर के आप लोगों पर कई बार सवाल उठते हैं और जवाब देना भी मुश्किल हो जाता है। देखिए आलोक जी, अभी आप ईवीएम की बात कर रहे थे, हम थोड़ा सा उस पर आपसे बात करना चाह रहे हैं। बिल्कुल सर। ये ईवीएम अगर बनारस में पकड़ी लोगों ने, वहां पर जो लोग बैठे हुए थे उन लोगों ने पकड़ी, तो ईवीएम में चुनाव आयोग को और उत्तर प्रदेश में बैठे हुए चुनाव अधिकारी और वहां के डीएम और कमिश्नर को तो सबसे पहले ये सफाई देते हुए देखना चाहिए कि ईवीएम की मशीन को निकाल करके एक किसी एक्सपर्ट को बुला करके उसको चेक कराते, कि उसका बटन दबा करके देखते कि उसमें कमल का फूल है या ममता बनर्जी का चुनाव चिन्ह है, उसमें क्या है, क्यों नहीं स्पष्टीकरण उन्होंने दिया। ये एक बिल्कुल सरासर बेईमानी उत्तर प्रदेश के अंदर इसलिए हो रही है कि वो मोदी जी 3 दिन वहां पर ठहरे हुए थे और ये चाह रहे हैं कि मोदी का गढ़ जो है वो ये सही सलामत रहे, पूरे देश के अंदर ये हो जाए कि मोदी जो है, मोदी 3 दिन वहां पर रात में ठहरे हुए थे और 3 दिन में उन्होंने पूरे बनारस को बना लिया। एक सिस्टम को लेकर के बात हो रही है, इसमें मैं चाहूंगा अभिषेक राज जी आपकी भी टिप्पणी। नहीं, एक सेकंड आलोक जी, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। मैं अभिषेक जी के पास अपनी बात पूरी करिए। आप जो परिवार नहीं, आप जो परिवारवाद की बात ये कह रहे हैं, मैं को लेकर के जवाब दीजिए। जी नहीं, मैं उस परिवारवाद की बात मैं कह रहा हूं कि किस दल में परिवारवाद नहीं है, आप बताइए। जिस घर में आज 40 साल से 20 साल से पॉलिटिक्स होती चली आई है, उनका बेटा भी उस क्षेत्र के लोगों की सेवा कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो परिवारवाद कैसे नहीं होगा? भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद नहीं है क्या? आप बताइए। ये जो परिवारवाद की बात बार बार करते हैं, ये राजनाथ सिंह जी का क्या है? परिवारवाद, विकासवाद, और अब इस सब बात से हम थोड़ा सा ऊपर उठ करके बात करें तो कहीं ना कहीं बेहतर होगा। मैं ईवीएम को लेकर के बात करूं, अभिषेक जी। अध्यक्ष नहीं होगा बेटा जी, हमारे यहाँ बेटा मुख्यमंत्री नहीं होगा, बेटा मंत्री हो सकता है, नहीं होगा, मंत्री होगा, मंत्री। अरे मुख्यमंत्री होते हुए तो आपने रोक दिया राजनाथ सिंह जी को, उनका भी तो बेटा था। किस तरीके से दल बदल के लोग आए, जो भी प्यार से मिला, आपके पार्टी में नहीं है, मुख्यमंत्री नहीं होगा। एक बात पेट से ही राजनाथ सिंह जी को आपने मुख्यमंत्री होते हुए रोक दिया। नहीं होगा,
सर किसने किसको उनके रोका, तो बहुत कुछ उनमें जनता पर परिवारवाद भी नहीं निर्भर है, करता है। कल्याण अभिषेक जी सिंह में चलो मैं परिवारवाद पहले नहीं आपकी है। टिप्पणी ले लूं, ये सबको क्या बोलने का भारतीय मौका जनता दीजिए। पार्टी के ठीक है, मेंबर रही हैं। अभिषेक जी जिस ईवीएम को लेकर के अब आप लोग कितना विपक्ष के साथ और आप लोग किस तरीके की मांग करते हैं जिस तरीके से मामले सामने आए जी? देखिए ऐसा है, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि प्रशिक्षण के लेके जा रहे थे और तमाम बातें बताई जा रही प्रशासन द्वारा, देखिए ये सारे काम जो हैं आप जो चुनाव के पहले सारे काम करने चाहिए थे। और जहां तक अभी की बात है, अगर इस तरीके की कोई आशंका उठ रही है और इस तरीके की अगर कोई घटना हो रही है तो वो जस्टिफाई करना सरकार को सामने आकर उस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए और चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव अधिकारी को आकर इस पर बात करनी चाहिए, ऑल पार्टी मीटिंग बुलानी चाहिए, सबसे पहली बात। जहां तक देखिए परिवारवाद की बात रही, मैंने जैसे आपसे परसों भी कहा था डिबेट में कि देखिए परिवारवाद, भारतीय जनता पार्टी जितिन प्रसाद को अगर आरपीएन सिंह को अपनी पार्टी में ले लेती है तो परिवारवाद खत्म हो जाता है, वरना वो परिवारवादी रहते हैं। मैंने उदाहरण दिया था जेपी नड्डा साहब का परसों। जेपी नड्डा साहब की धर्मपत्नी जो है उनकी माताजी सांसद थी, उनके पिताजी वाइस चांसलर थे बिहार में और संघ से जुड़े हुए थे। तो इस तरीके की बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र में अगर कोई व्यक्ति काम कर रहा है और उसके परिवार के लोग जुड़े हुए हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि वो उसी फील्ड में आएंगे और ये जनता के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बिल्कुल, होगा। मैंने कहा कि बार-बार क्यों मैंने चुनाव शुरुआत जीतते में हैं? कहा कि बहुत कुछ जनता के ऊपर भी छोड़ दीजिए, हम लोग यहां पर डिबेट में बैठ करके निर्णय नहीं लेंगे या डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होंगे। अब मैं अशोक पांडे जी आपके पास आ रहा हूं, आज की डिबेट का बहुत अहम सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूं। मैंने विपक्ष को ईवीएम को लेकर के तमाम सारे सवालों के जवाब जिस तरीके से लेने की कोशिश की, सबने ये कहा अब आपकी जिम्मेदारी बनती है, सरकार की तरफ से स्पष्टीकरण दीजिएगा किस तरीके से, और अब आप लोग किस तरीके से स्पष्टीकरण देंगे, इस सवाल का जवाब जरा मैं आपसे चाहूंगा। देखिए आपको बता दें, हाँ। कल हल्ला मचा, जिस तरह का बयान अखिलेश यादव ने दिया कि आप लोग सड़क पे निकले, ये लोकतंत्र का अंतिम चुनाव है, इस तरह की भाषा बोल के जिस तरह से उन्होंने हिंसा भड़काने का प्रयास किया, ये दुर्भाग्यजनक था। सर ये मेरा सवाल नहीं है, रुक जाइए। लोकतंत्र में आप ईवीएम लोकतंत्र में आप ईवीएम ले जाकर के आरिफ जी, बदलेंगे, कट टू कट लोकतंत्र सवाल की हत्या तो आप कर रहे हैं, आप ईवीएम को बदलेंगे। तो अगर अखिलेश जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात कह दिया तो आपको बहुत बुरा लग गया, और आप ईवीएम को लेकर के हर जहां जहां पर ईवीएम मशीन कमरे में वहां पर गड़बड़ी कर रहे हैं। लखनऊ में आपने आप लखनऊ में आरओ को सस्पेंड किया, क्यों किया? कहीं ना कहीं गड़बड़ी उसकी रही है, ताला टूटा हुआ दिखाई दिया, पेचकस दिखाई दिया, प्लास दिखाई दिया। ये लोकतंत्र की हत्या आप नहीं कर रहे हैं, आप बहुत बड़े लोकतंत्र को आप मान रहे हैं। चुनाव आयोग का आ गया, चुनाव आयोग तो चुप बैठा हुआ है, चुनाव आयोग तो बिल्कुल चुपचाप बैठा हुआ है, वो कोई रिएक्शन ले ही नहीं रहे हैं। वो तो भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है वो चुनाव आयोग करने को तैयार हो रहा है। ये तो आज अच्छा रुकिए, किसी भी संवैधानिक संस्था पर, किसी भी संवैधानिक संस्था पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। रुद्र जी, मैं किसी भी राजनीतिक दल के पास नहीं आऊंगा, मेरा मकसद ये है कि मैंने शुरुआत में कहा था रुद्र जी, मैं इस सवाल का जवाब जरा आपसे चाहूंगा। हम संवैधानिक संस्था पर सवाल किसी तरीके का नहीं उठा सकते, ना ही हम उठा रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर के स्पष्टीकरण की अगर मैं बात करूं तो स्पष्टीकरण वाकई में सरकार को कहना चाहिए। देखिए ये प्रक्रिया निर्वाचन आयोग के पास है, चुनाव आयोग के पास है। हालांकि 1 घंटे पहले अवनीश अवस्थी जी ने एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने सारे मामलों को स्पष्ट करते हुए बताया है कहां कहां पे किस तरह की खामियां थी या किस तरह का भ्रम की स्थिति थी, और ये करना जरूरी था। अगर मुख्य विपक्षी दल या मुख्य विपक्षी गठबंधन की तरफ से ये आरोप आ रहे हैं तो ये आपको जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। अगर आप कहते हैं कि प्रशिक्षण की ईवीएम थी तो भी अगर भ्रम है तो ये आपकी कमी है। आप कहां हो रहा है, आपको नाम बता देते हैं कि हम वहां मशीन लेकर के जा रहे हैं, आपको भी नहीं बता रहे हैं। आपको भ्रम की स्थिति हटानी होगी, ये जिम्मेदारी है। चुनाव आयोग को आगे आना चाहिए, क्योंकि अगर इस तरह संस्थाओं पर सवाल उठने लगेंगे तो आगे आने वाले चुनावों पे खतरा मंडरा जाएगा। लोकतंत्र के लिए जरूरी है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष रहे, जहां पे जो सवाल उठे उसको उसी जगह पे उत्तर देना चाहिए, और ऐसा उत्तर देना चाहिए जो लोगों को समझ में आए। जी दीपक जी, जो भी जवाब दिए जा रहे हैं लगातार, या यूं कहें कि बचाव की तरफ से जो भ्रम की स्थिति बनी हुई है, तो फिर ये भ्रम दूर कैसे होगा, बड़ा सवाल। और कोशिश मेरी यही है कि इस तरीके की घटनाओं की पुनरावृत्ति आने वाले समय में ना हो या आने वाले चुनावों में ना हो, इसलिए मेरा ये सवाल पूछना आपसे। देखिए, जिन्हें संवैधानिक ताकत मिली हुई है, कुर्सी मिली हुई है कि भ्रम को दूर करें, दरअसल वही भ्रम फैलाने में लगे हैं।
तो इसलिए, लेकिन फिर भी समय के साथ सारा भ्रम दूर होगा और कल भाजपा की हार से भी कई भ्रम दूर हो जाएंगे। और मैं हमारे साथी चुनाव विश्लेषक बड़े रुद्र जी वास्तव में इन्होंने बहुत गंभीरतापूर्वक देखा है। मैं इन्हें बताना चाहूँ, इनके माध्यम से सबको बताना चाहेंगे कि कल पहले बैलेट पेपर की ही गणना हो, जिम्मेदारी पूर्वक हो। और शिवपाल जी ने आज ट्वीट भी किया है, पत्र भी लिखा है और बयान भी दिया है कि पहले बैलेट पेपर की गिनती हो और कार्यकर्ता हमारे इस पे नजर रखें। कार्यकर्ता माने उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता। अच्छा, जिस तरीके से अब एक और बात बता दूं, सर, मैं आपसे एक बात, अरे बड़ी महत्वपूर्ण बात है मानव परिवारवाद पे दिलचस्प बात की बोल रहा हूं। थोड़ा आगे भी बढ़े हम लोग। अच्छा, जब हो ही गया है तो सुन लीजिए। कतरा कतरा शबनम गिनकर क्या होगा, दरियाओं की दावेदारी किया करो। श्रीमान मोहन भागवत जी, यदि श्री मधुकर राव भागवत जी के पुत्र न होते तो आरएसएस के प्रमुख नहीं होते। इनसे वरिष्ठ 4 लोग थे, वो नहीं बने। ये क्यों बने? इसलिए कि वो मधुकर राव भागवत जी के पुत्र हैं। वह मधुकर राव भागवत जी जिन पर नरेंद्र मोदी जी ने पुस्तक लिखी है, जो आडवाणी जी के संरक्षक थे। बाकी पीयूष गोयल जी को सब जानते हैं, इनके पिता कौन थे। अरे मान्यवर जी ठीक है। तो परिवारवाद पे भाजपा को बोलने का नैतिक हक नहीं। जी चलिए, ये अब पार्टी डिसाइड करेगी, पार्टी फोरम में डिसाइड करेगा कि उनके प्रवक्ता क्या कुछ बोलते हैं। यहां पर हम और बैठ के या विपक्षी दलों का नेता या प्रवक्ता डिसाइड नहीं करेगा। अभिषेक जी, कुल मिलाकर के जब भ्रम को लेकर के बात आ रही है, जब ईवीएम को लेकर के सवाल उठ रहे हैं, सरकार की तरफ से बराबर बयानबाजी हो रही है, जवाब दिया जा रहा है, फिर भी अभी भ्रम की स्थिति बनी हुई है, तो सवाल ये कि ये भ्रम आखिर दूर होगा तो कैसे होगा? देखिए, तो सरकार में बैठे लोगों की जिम्मेदारी है, जो संस्थाएं हैं, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है कि 2014 के बाद से जिस तरीके से संस्थाओं का दुरुपयोग किया गया है। पहले चुनाव आयोग का एक धौंक होती थी, धमक होती थी चुनाव आयोग की, जब चुनाव हुआ करते थे। मगर आज जिस तरीके से वन साइडेड कार्रवाई करी जा रही है कि भाई केवल विपक्ष के जो नेता हैं उनके खिलाफ ही कार्रवाई करनी है, और सत्ताधारी पार्टी के बड़े बड़े नेता अनर्गल बयानबाजी करते हैं और चुनाव आयोग मूक दर्शक बन के बैठा रहता है, तो स्वाभाविक सी बात है कि जनता के बीच में एक परसेप्शन जाएगा और इस तरीके की बातें उठेंगी। क्योंकि देखिए, तभी इस तरीके की चीजें होती हैं जब कहीं पे नाइंसाफी हो रही होती है, और नाइंसाफी हुई, जिसका चुनाव आयोग का काम है कि स्पष्टीकरण आके दे, इस मुद्दे पे आकर बात करनी चाहिए। काउंटिंग के एक दिन पहले अगर इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं तो स्वाभाविक सी बात है, चिंताजनक है, कुछ ना कुछ गोलमाल है उसमें जी। और सरकार की अगर गोलमाल ना भी हो तो चीजें स्पष्ट रूप से क्लियर होनी चाहिए। आरिफ जी, लगातार जब इस सवाल को विपक्ष उठा रहा है तो सत्ता पक्ष की तरफ से यह जवाब भी दिया जा रहा है कि एग्जिट पोल्स जो आए हैं उनकी ये बौखलाहट है साफ तौर पर, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। देखिए आलोक जी, हाँ, एग्जिट पोल जो आया है वो भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट है, जो इस तरह का एग्जिट पोल लेकर के ही आए हैं। वरना एग्जिट पोल और सत्यता में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। तब भी आती जब आपके पक्ष में आते, जब नतीजे तब भी आप यही कहते। नहीं, हाँ। हम अपने पक्ष की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, ठीक है। मैं देखिए, मैं तो इनके पक्ष की बात कर रहा हूँ। अच्छा, आप ये बताइए क्यों ना नहीं साहब, ये लाजमी बात है, सवाल क्यों नहीं उठना चाहिए। अब आपसे मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप ये बताइए कि 39-40% पर इन्होंने पिछली बार सरकार बनाया, और आज ये कह रहे हैं कि 46 से हम पहुंच करके हम 48 तक हम पहुंचे जा रहे हैं। आप ये बताइए 5 साल में इन्होंने कौन सा अच्छा काम किया है? नौजवान नौकरी के लिए परेशान है, आपने सारी चीज़ें आपके हक में नहीं है। और सुहेल देव राजभर, ओम प्रकाश राजभर का परसेंटेज घटा, मतलब ये समाजवादी की तरफ जुड़ा, और आप इसको उछाल करके भारतीय जनता पार्टी में आप बढ़ाए दे रहे हैं। कहां से आपके पास जुड़ रहा है? आप 40-45 की बात कर रहे हैं, यहां पर लगातार 80 और 20 की बात की जा रही है कि 80-20 तो साहब देखिए, वो तो इनका, ये तो लोकतंत्र की हत्या, इनकी 80-20 की बात करेंगे, जिन्ना की बात करेंगे, कौन कितनी बात कर रहा है, लेकिन अब मैं आ रहा हूं की बात करेंगे। ये तो अशोक जी, नहीं आलोक जी, ये हमेशा लोकतंत्र की 5 साल इन्होंने हत्या की अपने सरकार में, और आज ये लोकतंत्र की बात कर रहे हैं बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी। इनसे ये पूछिए कि इन्होंने लोकतंत्र की हिफाजत कहां किया इस 5 साल के अंदर। आज पूरा प्रदेश परेशान है, चाहे वो नौजवान हो, मजदूर हो, बेरोजगार हो, किसान हो। आपने किसानों को लेकर के लोकतंत्र की हत्या आपने किया है, आपको उनकी बात सुननी चाहिए थी। अब मैं अशोक जी, अब आपने अपनी बात रख ली ना। मैं ये बता रहा हूं कि आप ये देखिए, आज ये राशन दे रहे हैं गरीबों को। राशन देने के बाद इनका प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी इनका क्यों प्रधानमंत्री करते हैं? वो तो देश के प्रधानमंत्री हैं। मुझे क्या कह रहे हैं? ठीक है। नहीं सर सुनिए, एक सेकंड में आप ये बताइए, वो ये कह रहे हैं कि मैंने आपको राशन दिया फ्री में,
आप नमक अदा करिए। आप बताइए, देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की ये बात होनी चाहिए साहब? आप एक दैवी आपदा हिंदुस्तान के अंदर आई, पूरी दुनिया के अंदर आई, आपने सरकारी तंत्र से, सरकारी पैसों से आप गरीबों को खाना दे रहे हैं। आपको इस तरीके के अहंकार की बात राशन को लेकर के आपको नहीं करना चाहिए था। यह भी एक लोकतंत्र की हत्या आप कर रहे हैं। अच्छा अशोक पांडे जी, अब आप बताइए कि आपने तमाम सारे, आप लोकतंत्र के मामले पर भी जवाब दीजिए, बेरोजगारों को लेकर के, युवाओं को लेकर के, किसानों को लेकर के, इतने सारे सवालों के जवाब पूरा मौका मैं आपको दे रहा हूं सर जी। देखिए किसान आंदोलन था, और देखिए किसान भाइयों के खातों में सीधे प्रधानमंत्री योजना का पैसा पहुंच रहा था, बिचौलिया कोई नहीं था। उत्तर प्रदेश में बिजली आना एक खबर थी, हमारी सरकार में बिजली जाना एक खबर थी। बिजली है जो अखिलेश जी ने बिजली 300 हरियाणा में सस्ती सुन बिजली है लीजिए जहां पहले, की सरकार, बोलिए मत, अब सुनने यूपी में क्यों नहीं सस्ती की सुनिए। आपने? उसके बाद ऐसा पांडे जी प्रधानमंत्री जनसंघ के कहाँ जमाने में मिलेगा जिसने उन तीनों कानून को वापस लिया? बड़ा हृदय वो तो दिखाया। दबाव अरे आप ये राज्यसभा से थे, भी वापस लिया। आप किसानों की कमर तोड़ने के लिए ले आए हो ये कानून, आपने वापस करके कोई एहसान किया क्या यहाँ की किसानों के ऊपर? हमने गन्ना, चीनी, अरे ऐसे लोग आप झूठ बोलना बंद कर दीजिए। काम कर रहे आप थे। कहानी छोड़ दीजिए। यूपी में, उत्तराखंड में, आप पंजाब में लाचार चुनाव हो कैसे जाते हैं। लड़े आप हैं? कभी बोलते, आप सुनिए, आप किसानों की हत्या करने जा रहे थे। अशोक जी कभी झूठ नहीं बोलते। काम किया, हमने गन्ना किसानों बस का सच नहीं बकाया बोलते। दिया। हमने सपा सरकार से 8 गुना ज्यादा धान की खरीद की है, और उत्तर प्रदेश में हमने 80 करोड़, हिंदुस्तान में 80 करोड़ लोगों को कोरोना संक्रमण काल में अन्न देने का काम किया। ये हंसी उड़ाते हो रही है कि नहीं हो रही है? ये डिबेट पर बैठ करके आप बोल रहे हैं, ग्राउंड लेवल पर आप चले आते। उसी थाली में हमने वैक्सीन परोसा, उसी वैक्सीन का इन लोगों ने विरोध किया। अरे वैक्सीन जो है आजादी के बाद से हिंदुस्तान में चली आ रही है। पोलियो का अगर ड्राफ्ट न बना होता आजादी के बाद तो मोदी जी, शाह जी, योगी जी, ये सब लूले लंगड़े पैदा होते साहब। आप ये मत कहिए कि आज आपने बनाया है। का नाम भाजपा ने वैक्सीन आप दे रहे हैं तो एहसान कर रहे हैं आप किसान। ये तो राष्ट्र के पैसे से है, राष्ट्र सम्मान के पैसे से आप वैक्सीन दे रहे हैं, तो आप किस बात की वाहवाही? अच्छा अशोक जी, आपने जो भी चीजों का जिक्र किया, जो भी योजनाओं का जिक्र किया, और दीपक जी भी साफ तौर पर कह रहे, वो पैसा वो राष्ट्र का पैसा है। लोगों का धर्म के नाम जरा मैं सुनिएगा, ठीक है, मैं दीपक जी की भी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा। दीपक जी, वो राष्ट्र का पैसा है, वल्लभ भाई पटेल से किया था। ठीक है सर, सुनिए, दीपक जी को भी सुनिए। अरे जिन्ना के ठीक है, अब जिन्ना को बताइए, चुनाव के पहले का मुद्दा है, थोड़ा हम आगे की बात कर लेते हैं। ठीक है सर, चलिए दीपक जी, मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। दीपक जी को सुनिए आप जी। देखिए, सबसे बड़ी बात है ये कहना कि हमने दिया, भारत के प्रधानमंत्री जी को शोभा नहीं देता है। वह तो राष्ट्र का पैसा था, उन्हें राष्ट्र ने प्रधानमंत्री इन्हीं कामों के लिए तो बनाया है, इसलिए थोड़ी बनाया है। हम क्या कर रहे हैं कि हमारा था? अरे आप तो बार बार कह रहे हैं उसी थाली में हेलो हम लोग। अब यही देखिए, एक मिनट नहीं, देखिए पहली बात तो सर एक एक करके बोलिए, जब मैं सबको बराबर से मौका दे रहा हूँ। हाँ ठीक है, दीपक जी की आवाज सुनी जाए। जी दीपक जी आप बोलिए। पांडे जी के पक्ष में कुछ बोलना चाहता हूँ। हमारे आरएलडी के साथी निसंदेह अच्छे हैं, बहुत सोबर व्यक्ति, आज पता नहीं क्यों उत्तेजित हैं। इन्होंने कहा कि अशोक पांडे जी झूठ बोल रहे हैं। अशोक पांडे जी कभी झूठ नहीं बोलते, ये सच। बस सुनिए मानिए, अरे सुनिए तो बस ये जिस दल में होते हैं उस दल में झूठ नहीं बोला जाता, कभी सच नहीं बोला जाता है। अगर बोला भी जाता है तो नरोवा कुंजरों में बोला जाता है, अश्वत्थामा तो नरोवा कुंजरोवा। इनका आधा सच पूरे झूठ से ज्यादा आत्मघाती और खतरनाक होता है। ये कहते क्या है कि साहब मुलायम सिंह जी का बेटा होने के नाते अखिलेश यादव जी अध्यक्ष हो गए। हमने कभी कहा कि मधुकर राव भागवत जी का पुत्र होने के नाते मोहन भागवत जी आरएसएस प्रमुख हुए? कभी हमने ऐसा नहीं कहा। जो संघ की शाखा में नजर न जाए वो हिंदू नहीं है, जो इनकी पार्टी का सदस्य नहीं वो राष्ट्रद्रोही है। ये सब बयान क्या बताते हैं मान्यवर? आप इस देश में फाजीवाद की जड़ें मजबूत कर रहे हैं। जो काम
हेडगेकर साहब, हमने अब जिन्ना मनोहर को आपकी मैंने वल्लभ भाई तारीफ भी पटेल की से और बड़ा आप तो कहा सुन नहीं रहे जिन्ना की बात हैं कर जो काम हेडगेकर की पार्टी चलिए आरिफ जी, जब तक जिन्ना की आप बात बल्कि नहीं कर लड़ो लेंगे या मुझे नहीं, लगता है इनको कि रसखान काफी नहीं याद कम आते है। ये रसखान नहीं याद आएंगे इनको इनको सफुल्ला खान नजर नहीं आएंगे इनको जिन्ना ही नजर आते हैं फिर अब आज के बाद डिबेट के बाद हो सकता है मुद्दे भी बदल जाएंगे। जी जी आरिफ जी चलिए। हाँ देखिए ये जिन्ना की बात कर रहे हैं। अडवाणी जी पाकिस्तान जाकर के जिन्ना के मजार पर चादर चढ़ाया। अडवाणी जी आपके अनुयायी हैं। ये अडवाणी जी के सुनिए अनुयायी सुनिए, हैं। अडवाणी जी जिन्ना के अनुयायी हैं। आप अगर अडवाणी जी के अनुयायी नहीं हैं तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, अडवाणी जी को पार्टी से निकाल दीजिए, और नहीं तो आप ये एक्सेप्ट करिए कि पूरी भारतीय जनता पार्टी जिन्ना के अनुयायी है। क्या मुलायम सिंह जी गए थे वहां पर चादर रुकिए चढ़ाने? रुकिए, यहाँ पर आप मैं जिन्ना की रुकिए, बात कर रहे यहाँ हैं। पर मैं एक सही सवाल, थे। रुक जाइए अशोक आप जी, मैं आपके बताइए, पास आप आऊंगा, जिन्ना के मैं रुद्र जी के समर्थक पास हैं। आऊंगा। रुक जाइए रुद्र जी, क्या मैं आप बराबर जनता कह रहा हूँ। के अशोक जी समर्थक सुनिए, हैं? अशोक जी सुनिए। आप अब क्लियर करिए कि आप जिन्ना के साथ हैं। क्यों जिन्ना आप की 10 बात लाख होगी लोगों के के साथ साथ आप हैं। खड़े हुए, चुनाव नहीं हो आप सकता। हम क्या जिन्ना जिन्ना के के विरोधी विरोधी हैं। हैं? रुद्र जी, रुद्र जी पटेल के सुनिए, साथी हैं। दीपक जी, अशोक जी, हम जिन्ना आरिफ के जी विरोधी हैं। सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरे सवाल का जवाब। रुद्र जी मैं आपके पास आ रहा हूं। सवाल ये कि राजनीतिक दल सब एक से है, सबकी एक सी मानसिकता है क्या? हम इतनी देर से लगभग 1 घंटा हो रहा है मुझे डिबेट, अन्ना की बात हो रही है, जिन्ना की बात हो रही है, राष्ट्रवाद की बात हो रही है, लेकिन बात नहीं हो रही है तो विकास की बात नहीं हो रही। किसी भी राजनीतिक दल ने ये नहीं कहा मैं इन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच आया हूं। मैं बराबर कह रहा हूं कि मैं एक सार्थक बहस कर रहा हूं। रुद्र जी आलोक जी, मुझे तो लग रहा है कल परिणाम आने वाले हैं, अभी भी हम लोग चुनाव पे ही रुके हुए बिल्कुल, हैं। मैंने कहा कि मैं थोड़ी आगे की बात करूं, मैं बराबर यही बात कह रहा हूं। जी। उन्हीं मुद्दों पे रुके हुए हैं। देखिए, ये मैंने सुन रहा था कि यहाँ पे फिल्म सिटी बन रही है, पूरे चुनाव भर में कहीं जिक्र नहीं हुआ, डिफेंस कॉरिडोर का कहीं चुनाव में जिक्र नहीं हुआ। कभी हिजाब आ जाता था, कभी गन्ना जिन्ना आ जाते थे, कहीं जाति प्रधान हो जाती थी, कभी AIMIM के बयान आ जाते थे। देखिए, उत्तर प्रदेश का चुनाव इस बार मोटे तौर पे देखिए आलोक जी, तो बिना मुद्दों को चुनाव लड़ा गया। प्रथम चरण में कुछ और मुद्दा, दूसरे पे कुछ और मुद्दा, तीसरे पे बयान मुद्दा, चौथे पे जाति मुद्दा, पांचवें पे धर्म मुद्दा, फिर कभी अयोध्या, फिर कभी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। नहीं रुद्र जी, मुझे लगता है कि वो 7 चरणों का था ना, तो वो पश्चिमी मुद्दे के अलग मुद्दे थे, पूरब के अलग मुद्दे थे, तो वो उस हिसाब से मुद्दे भी बदलते गए, चरण आते गए, मुद्दे बदलते गए। उत्तर प्रदेश का चुनाव लमसम इतना ऐसे ही चरणों में होता है, हमेशा से होता रहा है। लेकिन एक मुद्दे पे होना चाहिए कि हम, जैसे मैं इस मामले में विपक्ष की तारीफ करना चाहूंगा, खासकर अखिलेश यादव ने, और पेंशन को उन्होंने मुद्दा बना के रखा, उन्होंने अन्ना पशुओं को, अन्ना जानवरों के मुद्दा बना के रखा। मेरी शिकायत थोड़ी सी भारतीय जनता पार्टी को लेकर रही इस बार कि मुद्दों से थोड़ा भटके हैं, लेकिन उन्होंने ज़्यादा सिस्टमैटिक प्रचार किया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का ज़्यादा अच्छा उपयोग किया, वॉलंटियर्स को ज़्यादा अच्छा कंक्लूड किया और रैलियों को अच्छे तरीके से सजाया। इसका फ़ायदा उनको मिलता हुआ दिखाई पड़ा। देखिए, अब कल चुनाव परिणाम आने शुरू हो जाएंगे, आलोक जी आप भी रहेंगे, 8 बजे से शुरू हो जाएगा, तो कोशिश करें इस तरह की गर्मा गर्मी से भेजें। कल हमें नया उत्तर प्रदेश मिलेगा, इस तरह के मुद्दे फिर से भी हम लोग उठाते रहेंगे, लेकिन आज कोशिश करें कि इस तरह के मुद्दों से बच जाएं तो बेहतर रहेगा। बिल्कुल, मुद्दों को लेकर के एक बात की मैं अभिषेक जी से जरा टिप्पणी चाहूंगा। अभिषेक जी, अगर बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने थोड़ा बैलेंसिंग किस तरीके से सारी चीजें की, चाहे वो प्रचार की बात करें, चाहे वो अभियान की बात करें, चाहे जनता से इंटरेक्शन की बात हो। देखिए, कांग्रेस पार्टी का डे 1 से मुद्दा क्लियर था। सबसे पहली बात तो हमने जो बेरोजगारी, किसानों के अधिकार और महिलाओं के अधिकारों को लेकर जो हमने लड़ाई लड़ी पिछले 3.5-4 वर्षों में प्रियंका जी के नेतृत्व में, हमने उन्हीं मुद्दों पे चुनाव लड़ा है। हमने युवा विधान घोषणा पत्र अपना जारी किया, हमने महिला विधान घोषणा पत्र अपने जारी किया और डिटेल में जारी किया। आप सब प्रेस के बंधु भी आए और पूरे डिटेल में आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने बताया कि हमारा सोचना क्या है और हमारा विजन क्या है उत्तर प्रदेश को लेकर के। हमने स्पेसिफिकली क्लियरली ये चीज जनता के सामने प्रस्तुत करी है। और कल 8 मार्च था, इंटरनेशनल वुमेन्स डे था। महिला दिवस के दिन भी कांग्रेस पार्टी ने मार्च का आयोजन किया, जबकि चुनाव खत्म हो गया था, वोटिंग खत्म हो गई थी। बीजेपी वाले बैठे हैं जो महिलाओं के सुरक्षा को लेकर एक बार भी बात नहीं करते हैं। ये बार बार उदाहरण देते हैं कि इस पार्टी का अध्यक्ष फला बन गया, ढिकाना बन गया। भारतीय जनता पार्टी की कोई महिला अध्यक्ष क्यों नहीं बनी? संघ संचालक आज तक कोई महिला क्यों नहीं हुई? इसका जवाब नहीं दे सकती बीजेपी। गैर ब्राह्मण इनकी कोई नहीं मंशा हुआ, नहीं है, आप महिला बना विरोधी रहे हैं ये हैं। लोग। कांग्रेस पार्टी ने बहुत ईमानदारी से चुनाव लड़ा है और हमने जो बिल्कुल, जनता कल के जो आपका मुद्दे कार्यक्रम थे, हुआ था सर, उन हमने भी पे अपनी हमने खबर चलाई जाकर- थी कि 159 महिलाओं को उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया था। एक बार आप लोग फिर बधाई के पात्र हैं, जिस तरीके से आप लोगों ने जो संदेशा दिया, कोमल है कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत बिहारी है तुझसे। तो फिलहाल ये संदेशा जो आपका था वो जन जन तक पहुंचा।
मैं अशोक जी के पास आ रहा हूं। अशोक जी, कुल मिलाकर के मुद्दों की बात करें तो क्या लग रहा है कि कहीं थोड़ा सा ट्रैक से इस बीच हटते नजर आए आप लोग? देखिए, बिल्कुल नहीं। हमने उत्तर प्रदेश में जो 5 साल काम किया, 7 चरण में हमने उसको बताया। हमने बताया गरीबों को, हमने जन धन योजना के बारे में बताया, गरीबों को जो मकान दिया उसके बारे में बताया, शौचालय दिया, अन्न दिया। क्या हमने जो काम किया नहीं बता सकते? हमने बनारस से बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर दिया, हम नहीं बता सकते? हमने जिस तरह से सड़कों का जाल बिछाया, हमने जिस तरह से हाईवे बनाया, क्या ये नहीं दिए? कह सकते? अस्पताल हाई और एम्स बनाया हमने, क्या हमने उसे नहीं कह सकते? हम लोग गोरखपुर में जिस तरह से एक बीमारी थी बच्चों की लाइलाज बीमारी, उसको हमने खत्म किया। ये सब तो अच्छा सर, लोग पूछते हैं कि भाई जब काम किया तो बताने की फिर क्या जरूरत है? चलिए आरिफ जी आपसे एक सवाल करना चाहते हैं। ये मेरा सवाल नहीं है, अगले आवाज है, अगला सवाल आरिफ जी का। जी, आपने 5 साल बहुत अच्छा काम किया। आपने एक बहुत अच्छा काम तो बताया ही नहीं जो आपने सबसे अच्छा काम किया। आप महिला सशक्तिकरण की तो आप बात करते हैं, आपने ये नहीं बताया कि उस मासूम बच्ची को हाथरस में बगैर माँ बाप को हमने उसका शव दिए हुए और रात में आपने केरोसिन जला करके आपने डाल करके जला दिया आपने उसको। ये बहुत अच्छा काम आपने किया, ये नहीं बताया आपने। ये तो आप बिल्कुल लोकतंत्र की तो आप रक्षा कर रहे थे। आप महिला सशक्तिकरण की आप बात कर रहे हैं, आप ये नहीं कह रहे हैं कि हम महंगाई सरसों का तेल सुनेंगे अशोक जी, सुनेंगे जी। अशोक जी अपनी बात रखिए, अशोक जी बात रखिए। तेल आप लेकर के चले आए 250 रुपया किलो, अरहर की दाल आप 200 रुपया किलो लेकर के चले आए, सिलेंडर आप 1000 रुपया लेकर के चले आए। ये सब चीजें आप नहीं बता रहे हैं। ये ऐसे मुद्दे हैं जिनको आपको जवाब देना पड़ा। जी चलिए, अब सवाल किया तो जवाब तो सुनिए अशोक जी से। जी अशोक जी जवाब दीजिए अब आरिफ जी के सवाल का। जी, एक साथ उन्होंने तमाम सारे सवालों की झड़ी लगा दी है। देखिए, उत्तर प्रदेश अभी जी अभी आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था इतनी सही थी कि रात को महिलाएं सड़कों पे निकल रही थी। इस बात को महिलाओं ने भी माना। अच्छा, हमने कानून व्यवस्था इतनी अच्छी आपने किया और टेनी जी को आप अपने मंच पर बैठाल करके मंच की शोभा बढ़ा रहे थे। वाह 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 भाई, बहुत बढ़िया आपकी कानून व्यवस्था। आप जेल गया, सुनिए, उन किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा करके उनको मार डालने वाले टेनी जी, उनको आप अपने मंच पर बैठा करके मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं और आप गुंडागर्दी की बात कर रहे हैं कि मैंने खत्म कर दिया। उत्तर प्रदेश का सबसे बढ़िया गुंडा छांट करके आपने अपने मंच पर उनको। आरिफ जी शब्दों की गरिमा बनाए रखिए, मैं बराबर कह रहा हूं, मैं एक साथ तक बहस कर रहा हूं। शब्दों की गरिमा बनाए रखिए, अपनी बात रखिए, मैं बराबर सबको मौका दे रहा हूं। जी, सबसे ज्यादा राजस्थान में होता है, उसकी चिंता प्रियंका वाड्रा को नहीं है। कार्रवाई कर रही है अगर कहीं पे गलत हो रहा है और सरकार उस बात को एडमिट भी करती है। आपकी तरह आंखों पर पट्टी बांध के राज नहीं कर रही राजस्थान की सरकार। आप तो आंखों पट्टी बांधते हो, कहते हैं कि गुनाहगार जो है वो बेकसूर है और जो बेकसूर है उसको कटघरे में खड़ा कर देते हैं, उसके ऊपर दोषारोपण होता है। हाथरस की जब घटना हुई थी तो आपकी सरकार के आला अधिकारी बच्ची के परिवार को उसके ऊपर आरोप लगा रहे थे, लीपापोती कर रहे थे, अपराधी तत्वों को बचाने का काम कर रहे थे। उसे भी हमने खोज निकाला, उसे जेल भेजने का काम हमने किया है। अशोक जी, मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए आप। जब आपने 5 साल बहुत अच्छा काम किया तो आपके जो वर्तमान विधायक थे अपने क्षेत्र में क्यों नहीं घुस पा रहे थे? आपके एमपी जो हैं वो क्यों लात घूसा मारे जा रहे थे, पीटे जा रहे थे? क्यों उनको क्षेत्र के अंदर से बाहर किया जा रहा था? अपने अपने क्षेत्रों में क्यों नहीं घुसने दिया जा रहा था? हम क्या देंगे? गाड़ी के शीशे तोड़ दिए, काली स्याही डाल दी आप लोगों के ऊपर जनता ने। आपके सारे प्रत्याशी क्षेत्र में घुसने से डर रहे। अब आरिफ जी अब आप ये सवाल मत करने लगेगा कि अगर आपके लोगों ने इतना काम किया है तो फिर वो तेल मालिश क्यों कर रहे हैं, मंचों पर क्यों उठक बैठक लगा रहे हैं? अब इस सवाल का जवाब मत पूछने लगेगा। जी, 5 बजे कि अखिलेश ने धोखा दिया, फिर अखिलेश बोलेंगे जयंत चौधरी ने धोखा दिया,
फिर 8 किसी बजे ने किसी को नहीं बोले धोखा जो दिया। दीपक जी, ये बताइए किसने किसको धोखा दिया भाई? सबका बयान यहाँ तो विपक्षी एकता भी देखने को मिली जी। जरा इस नजरिए से देखा जाए इस सवाल का जवाब तो चलिए सुनिए, अब दीपक जी को सुनिए, रुक जाइए, ने धोखा दिया। ठीक है, उसका जवाब भी सुन लीजिए। जयन ने धोखा दिया जी, देखिए फिर ओम प्रकाश राजभर जी, ने चलिए, बोलेंगे, दीपक जी से पहले मैं जरा टिप्पणी ले लूं, आ रहा हूं सर। स्वामी प्रसाद बोलेंगे इतने बड़ी जनता ने पार्टी के धोखा सर दिया। सुनिए, दीपक जी भाई एक प्रबुद्ध कल याद वर्ग से आता सुनिए जा अपनी रहा। बात जी, जल्दी से 1 मिनट जल्दी से। इतनी जी, बड़ी दीपक जी पार्टी- 30 सेकंड बस जी, अपनी बात रखिए मुझे। इतनी बड़ी जी। पार्टी के इतने बड़े प्रवक्ता इतनी छोटी बात कर रहे हैं। अरे धोखा ये थोड़ी है, पूरी भाजपा कहती रही कि इस देश में समाजवाद अप्रासंगिक है, समाजवाद की जरूरत नहीं है, और इन्हीं के नेता उसमें भारत के प्रधानमंत्री के तौर पे नहीं आ रहे थे, भाजपा के नेता के तौर पे नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी अपने आप को लोहिया का अनुयायी बताते हुए कहते हैं कि मैं असली समाजवादी, बाकी सब नकली समाजवादी। ये है कॉन्सेप्चुअल फ्रॉड। अब आइए राष्ट्रवाद की बात। बार बार जनसंघ के जमाने से भाजपा कहती रही, बस मानो बड़ी बात है ना, समाजवाद की बात होगी, अब राष्ट्रवाद की बात कर लिया जाए। जी, चलिए, ये कहते जी, जल्दी से एक बस। लाइन में हाँ। ये कहते रहे कि चीन से बिल्कुल बात न की जाए जब तक चीन हमारी 43,000 वर्ग किलोमीटर जमीन वापस न कर दे। 15 राउंड वार्ता हो गई, 15 इंच जमीन नहीं वापस चलिए, आई। तो ये फिलहाल राष्ट्रवाद अब हमें देखना होगा कि कल का दिन ये है है मतगणना का दिन, और अब लोहियावादी जनता है। किसे सत्ता के सिंहासन पर लोहिया बिठाती है, परिवारवाद बस करते थे। काउंटडाउन शुरू हो चुका। आप सब मेहमानों का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। अशोक जी आपका भी, अभिषेक जी आपका भी, दीपक जी आपका भी, आरिफ मोहम्मद जी आपका भी, रुद्र प्रताप दुबे जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो कल सुबह से ही हमारी भारत समाचार की पूरी टीम पल पल का अपडेट अपने दर्शकों को दिखाएगी, सबसे सटीक और सत्य और तथ्य।